और मैं क्या कहूं कि ये खुशी की बात है या गम की बात है कि हम इतने ज्यादा लोग यहाँ एक ऐसी परेशानी के कारण इकट्ठा हुए जिसके लिए हम में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है। सरकार की गलत नीतियां, वो नीतियां जो सरकार ये कह करके देती है कि इससे आपका भला होने वाला है, उसके कारण सरकार की उन गलत नीतियों के कारण लोग कर्जे की दलदल में धंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। वो एक कहावत है, एक शेर है, अगर वो मुझे जहर देता तो दुनिया की नजरों में आ जाता। अगर वो मुझे जहर देता तो वो दुनिया की नजरों में आ जाता। तो उसने यूं किया कि मुझे समय पर दवा न दी। मतलब हमारी समस्या का पता होने के बाद भी समाधान समय पर ना करना, लोगों का अपनी जान गंवा देना और सरकार में बैठे लोगों का, हुक्मरानों का चुप रहना, यह साबित करता है कि उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता परेशान है। हर दिन हजारों लोग कॉल कर रहे हैं, हजारों लोग। यहां भी कई साथी होंगे, वो कहते हैं आपके फोन नहीं लगते हैं, कोई फोन नहीं उठाता है। मैं आपको क्या मतलब विश्वास कैसे दिलाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि हर दिन हजारों लोग कॉल कर रहे हैं और जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी वॉलंटियर हैं, इनमें से कोई पेड व्यक्ति नहीं है। सब अपना काम धंधा, अपना व्यापार कुछ ना कुछ करते रहते हैं और उसके साथ साथ जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस मंच से, और आज आप यहाँ आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, ये साबित करता है कि आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ने यहाँ नहीं आए, वो यहाँ उस जनता की लड़ाई लड़ने आए, उस पड़ोसी की लड़ाई लड़ने आए, उस व्यक्ति की आवाज बनने आए हैं जो यहाँ नहीं पहुंच सकता, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकता। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी और हर उस व्यक्ति की आवाज उन हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सड़क पर उतरना पड़ेगा, सड़क पर उतरेंगे। संसद पर पहुंचना पड़ेगा, संसद पर पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, जाएंगे। एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ करवाया जाएगा। मैं आपसे फिर से वादा करता हूं, और मैंने जिम्मेदारी ली है। देश का एक एक नागरिक देश की धरोहर होता है, उसकी जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी टीम की जिम्मेदारी है, और हम अंतिम सांस तक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज एक दिन की साकेतिक भूख हड़ताल पर मैं और मेरे साथी बैठे हुए हैं। अभी मुझे बताया गया कि यहाँ पर बहुत सारे साथी ऐसे हैं, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने सुबह से पानी तक नहीं पिया है। अगर वो हुक्मरान सुन रहे हो तो वो देखें कि यहाँ कैसे लोग बैठे हुए हैं, और ये ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, इस कर्जे ने जान आफत में डाल दी है। अभी एक बुजुर्ग आए, वो मेरे पैर छू रहे हैं। मैं वेस्ट बंगाल के 80 साल के बुजुर्ग थे, मेरे पैरों में आकर गिर गए। कहते साहब बचा लीजिए, मेरी कमाई, मैंने जो घर बनाया, मैंने जो फैक्ट्री बनाई, 4 करोड़ का मात्र कर्जा था और 18 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी बैंक ने कब्जा कर ली। और बैंक सुनने को तैयार नहीं है, और सरकार के बैठे लोग इस समस्या को समस्या मानने को तैयार नहीं। लेकिन मैं उन्हें इस मंच से ये भी बता देना चाहता हूं कि ज्यादा दिन नहीं है साहब, अभी भी समय है, अभी भी समय है। स्वीकार कर लो कि गलती हुई है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक गलती अभी स्वीकार की, 2000 का नोट चलाना एक गलती थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया और इसलिए उसको बंद करना पड़ गया। कॉमन सेंस है, जब 1000 रुपए के नोट से करप्शन होता है तो 2000 के नोट से डबल होगा ही। और उनके जो मीडिया के लोग हैं, जो उनके अपने साथी हैं, वो कहते हैं जब 2000 का नोट निकाला गया तो ये मास्टर स्ट्रोक था, और जब नोट वापस लिया गया वो भी मास्टर स्ट्रोक। बहुत बढ़िया। तो सरकार के बैठे लोग ये ना समझें कि जनता मूर्ख है, जनता सब समझ रही है, सब देख रही है, समय आने पर जवाब देगी। और मैंने कहा है, मेरी लड़ाई किसी नेता, किसी पार्टी से नहीं है, मैं किसी का समर्थक, किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो जनता के साथ नहीं है, मैं उसका साथ देने वाला नहीं हूं। और आपको भी ये प्रण लेना होगा। अभी कई साथियों ने कहा, आज यहां से प्रण लेकर के जाएं, जो जनता के साथ होगा हम उसके साथ होंगे, जो जनता के साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। इस संदेश को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ेगा, एक एक नागरिक को पहुंचाना पड़ेगा। आपकी आवाज उठाने के लिए देश के सभी 543 सांसदों को पत्र भेजे गए हैं, और पत्रों में 3 ही मांग की है।
पहली मांग, वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण, नोटबंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण, जीएसटी गलत लगाने के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरियां चली गई, सांसद जी बताएं क्या उनका कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पहला सवाल पूछा गया सांसदों से। दूसरा सवाल पूछा गया, जब गौतम अडानी जी का 12,770 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट किया जा सकता है, जब गौतम अडानी जैसे व्यक्ति को 12,770 करोड़ रुपए की राहत दी जा सकती है, तो आम व्यापारी को 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ तक का जो लोन लेता है, क्या उसे 2 साल का समय दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? ये अगला सवाल सांसदों से पूछा गया। तीसरा सवाल पूछा गया, वो लोग जो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे, उनका लोन इंश्योर्ड था, और अगर इंश्योर नहीं भी था तो एक बैंक की जिम्मेदारी बनती थी कि लोन का इंश्योरेंस कराना था। आज जब व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा तो कम से कम उसके बच्चों से सर के ऊपर से छत ना छीनी जाए, उनका पूरा लोन माफ होना चाहिए। सांसद जी बताएं इस पर क्या राय है? तीनों सवाल पूछे गए हैं। सांसदों को पत्र भेजा गया है स्पीड पोस्ट से, सांसदों के दिल्ली के घरों पर पत्र भेज दिए गए हैं बाय हैंड, सभी सांसदों को ईमेल कर दिया गया है, सभी सांसदों को व्हाट्सएप भेज दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6 सांसदों के जवाब भी आ गए हैं, और 6 के 6 सांसद ने कहा है जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। अभी 6 सांसदों के जवाब आए हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं 543 के 543 सांसदों को ये बात बोलनी पड़ेगी, वरना वो दोबारा सदन में जा नहीं पाएंगे। अगर उन्हें सदन का मुंह देखना है, अगर उन्हें सदन का मुंह देखना है तो उन्हें बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सरकार की गलत नीतियों के कारण जनता कर्जे की दलदल में फंसी है, और सरकार को जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और मैं आगे की भी बात बता देना चाहता हूं, यहां मीडिया के साथी बैठे हैं, ज्यादातर यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पर हैं, अभी भी मुझसे जो बात कर रहे थे, मेरी मीडिया से भी कोई दुश्मनी नहीं है। अपने दिल पर हाथ रख के देखो, कितने लोग जो मीडिया में हैं उनके ऊपर कितना कर्जा है। मैं नाम नहीं लूंगा, कई पत्रकार हैं, बड़े बड़े आज तक चैनल के पत्रकार हैं, उन्होंने फॉर्म भरा हमारा कर्जा माफी का। मैंने जब उनसे कहा, हमारी टीम ने बात की कि भाई आप आना, हमारा कार्यक्रम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, नहीं आए। गलती उनकी नहीं है, गलती इन पत्रकारों की नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, वो आ भी जाएंगे तो भी आपकी खबर दिखाई नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी खबर दिखाने से किसी की कुर्सी खतरे में आ जाती है, तो उन्हें हमेशा डर लगा रहता है। और वो करेंगे, वो तुम्हें बांटने की कोशिश करेंगे, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। और मैंने बार बार कहा है, जब कोई नेता कहे तुम्हारा धर्म खतरे में है, तो समझ लेना तुम्हारा धर्म नहीं, उसकी कुर्सी खतरे में है। वो अपनी कुर्सी की बात कर रहा है, यहां धर्म की कोई बात नहीं होगी। जब भी कोई नेता मिले जो धर्म की बात करता मिले, जाति की बात करता मिले, उससे बोलना भैया धर्म जाति मैं देख लूंगा, धंधे की बात कर, नौकरी की बात कर, व्यापार की बात कर। और अगर तुझे धर्म की ही बात करनी है तो एक काम कर, मंदिर का पुरोहित बन जा, मस्जिद का मौलवी बन जा, और फिर धर्म का प्रचार करता रहे। ये नहीं चलेगा। है उन बेचारे लोगों का, उन व्यापारियों का क्या दोष है जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दिया, और उन हिंदुओं के वोट लेकर नरेंद्र मोदी तो सत्ता में आ गए, और उन बेचारों को, उनको बेरोजगार कर दिया, उनके रोजगार पर आफत डाल दी। उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ, मोदी जी को लाभ हो गया। अच्छा, उन्हें डर लगने लगा है कि जनता इकट्ठी हो रही है। आज तो ये 1000-2000 लोग हैं, कल ये सोचिए संख्या बढ़ेगी। अभी 3.5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस दिन वो 3.5 लाख के 3 लाख लोग आकर बैठ गए, उस दिन क्या होगा? और ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, सोचिए, दिल पर हाथ रख के सोचिए, हमारी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा अत्याचार हो। और मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये ब्रजभूषण बीजेपी का ना होकर के कांग्रेस का सांसद होता तो क्या तब भी नरेंद्र मोदी का यही व्यवहार होता? तुरंत जेल में डाल दिया होता। तो अपना करे तो सारे साथ खून माफ है, और दूसरा करे तो जेल में डाल दिया जाए। अब ये अत्याचार नहीं चलने वाला। गलत को गलत कहना पड़ेगा, सही को सही कहना पड़ेगा, धर्म जाति से ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है।
अगर नेता खराब है तो इसमें दोष नेता का नहीं है, इसमें दोष उस जनता का है। जब तक जनता नहीं सुधरेगी तब तक ये नेता सुधरने वाले नहीं है। और मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं राजनेताओं की नब्ज जानता हूं और मैं आपको बता रहा हूं, ये नब्ज पकड़ लेना। जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, संविधान सभा में सवाल पूछा गया बाबा साहब अंबेडकर से, भारत में सरकारें कैसे बनेंगी? उन्होंने कहा जनता के प्रतिनिधि चुनकर के आएंगे, जो पक्ष में होगा वो सत्ता पक्ष हो जाएगा, जो सहमत नहीं होगा वो विपक्ष हो जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी से पूछा गया, मान लीजिए किसी दिन ऐसा हुआ सारे सांसदों ने मिलकर सरकार बना ली, सारे ही सत्ता पक्ष के हो गए, तो विपक्ष में कौन होगा? हो सकता है ना, दिल्ली में हुआ 100 में से 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। अच्छा मानो 70 जीत जाती तो जीत सकती थी, तो विपक्ष कौन होगा? बात सही है। मानो कल को नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी या कोई भी व्यक्ति 543 की 543 सीटें जीत ले, विपक्ष कौन होगा? जनता की आवाज कौन उठाएगा? तो सोचिए उस महान व्यक्ति ने उस समय पर भारत के सदन में क्या कहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, सरकार जिसकी भी बनती है बनने दीजिए, जनता परमानेंट विपक्ष होगी। अपनी पसंद का नेता चुनिए और विपक्ष में आकर बैठ जाइए, अपने नेता से सवाल करिए। अगर आपकी पसंद का नेता है तो सवाल करिए, आपकी पसंद का नेता नहीं है तो सवाल करिए। और यदि अपने पसंद के नेता से भी सवाल ना कर पाए तो फिर खुद से सवाल करिए, क्या चुन लिया, किसको सर पर बैठा लिया, जिसने तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन ली। जनता परमानेंट विपक्ष। और मेरे शब्द याद रखना, मैं रहूं ना रहूं, मेरे शब्द अमर रहने चाहिए। और कई लोग मुझे कहते हैं आपको खतरा नहीं है, मैं कहता हूं हमेशा यही बात बोलता हूं कि बुलंदी देर तक किसके हिस्से में रहती है, बड़ी इमारत हमेशा ही खतरे में रहती है। मैं तो हमेशा ही खतरे में रहता हूं, लेकिन मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक विचार हूं। और विचार क्या? जब तक एक एक व्यक्ति कर्जा मुक्त नहीं हो जाता तब तक ये अभियान, ये आंदोलन चालू रहेगा। और मेरा यह मानना है, मेरा विश्वास है, मैं रहूं ना रहूं, मेरी टीम के साथी रहे ना रहे, यहाँ और बहुत सारे साथी हैं, किसी ना किसी गांव में, किसी ना किसी शहर में, किसी ना किसी मोहल्ले में कोई ना कोई रहेगा जो ये आवाज उठाता रहेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और ये बात वो कान खोलकर सुन ले, सत्ता परमानेंट नहीं है। सत्ता की उम्र कितनी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जाना पड़ेगा। और जो लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या की। पिछले 1 वर्ष में 20,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। और मेरा मानना यह है, ये संख्या इससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी खबरें अखबारों में नहीं आती हैं, सरकार की नजरों में नहीं आती हैं। आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है दोस्तों। मैंने कहा ना, सरकार की उम्र कितनी? 5 साल, 10 साल, 15 साल, सरकार चली जाएगी, आज नहीं तो कल चली जाएगी। इंसान की उम्र कितनी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। अगर 10-15 वर्ष खराब हो जाए तो पूरा जिंदगी खराब नहीं हुई है, इसको स्वीकार करिए। और इसमें आपकी गलती नहीं है, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इस बात को स्वीकार करिए, आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, और सरकार की गलत नीति की सजा अपने आप को मत दीजिए। फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है, मैंने बार बार कहा, कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, बात करिए, मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस नंबर के माध्यम से आपको यहाँ की जानकारी मिली। मैं जहां जहां जब जब जिस राज्य में जाता हूं वहां की जानकारी मिलती है। कॉल मत करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी सर कहां मिलेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी, मेरा अगला शेड्यूल कहां है। और मैं कोशिश कर रहा हूं बाकी सांसदों के भी जवाब आ जाए। जब जवाब आ जाएंगे तो अगला कदम क्या है हमारा? जिन 6 सांसदों ने समर्थन किया है उन सांसदों से अब अगला लेटर भेजकर अपील की जा रही है, सदन में हमारा मुद्दा उठाइए। पता तो चले कि सांसद वास्तव में हमारे साथ है या दिखावा कर रहा है। अभी बोला ना राजीव जी ने, राहुल जी ने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कान खोल के सुन ले, सत्ता में बैठे लोग, किराएदार है भैया, परमानेंट मकान नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। अगर जो सांसद ये कहते हैं, 6 सांसदों ने कहा, 2 बीजेपी के भी सांसद हैं,
उन्होंने भी कहा कि जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। एक एनसीपी के सांसद ने कहा, एक कांग्रेस से कहा, एक झारखंड से है, एक और सांसद है, इन सब ने कहा कर्जा माफ होना चाहिए। अब इनसे रिक्वेस्ट की जा रही है सदन में मुद्दा उठाइए, और अगर वो सदन में मुद्दा नहीं उठाते हैं तो पता चल जाएगा हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और है। और फिर हम क्या करने वाले? देखो सारी रणनीति बता रहा हूं आज, ताकि तुम्हें भी पता चल जाए आगे क्या होने वाला है। अभी बोला ना, किसने बोला था धमाके की जरूरत होती है बहरों को सुनाने के लिए, तो मैं धमाका बता रहा हूं क्या क्या करने वाले हैं हम। जिन सांसदों के जवाब नहीं आएंगे, तो पत्र में लिखा गया है, सांसद महोदय आपकी क्षेत्र की जनता का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 7 दिन में आप जवाब दे दीजिएगा। यदि 7 दिन में आपका जवाब नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा आप जनता की कर्जा माफी के समर्थन में नहीं हैं। और फिर क्या करेंगे हम? फिर उस सांसद की लोकसभा में पोस्टर लगवाए जाएंगे। ये सांसद जी कह रहे हैं मैं अपने क्षेत्र की जनता का कर्जा माफ करने के लिए सांसद नहीं बना, मैं तो अमीरों का कर्जा माफ करने के लिए बना हूं। फिर जनता तय कर लेगी कि जनता ने साथ देना है कि नहीं देना। और जैसा भी राजीव जी ने कहा और वक्ताओं ने कहा, जरूर नहीं कि मैं जाऊं, ये जाए, इनमें से कोई जाए, तुम में से कोई क्यों ना जाए। जिसको समस्या आ रही है वो जाए सांसद के पास। और अभी हम लोग टीम बना रहे हैं, हर लोकसभा में 100 लोग, रोज सांसद जी क्या बैठ जाओ, चाय पानी खाना नाश्ता मिलता है, अच्छा जाके पूछो सांसद जी कर्जा कब माफ करोगे। अच्छा रिकवरी वाले को सांसद के घर बुला लो, भैया मेरे पैसे ना सांसद जी से लेने हैं, वहां आ जा। जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। और जितने भी सांसद हैं माननीय हैं, सम्माननीय हैं, सम्मान के साथ उन्हें कह रहा हूं, आपको आपकी कुर्सी प्यारी है, मुझे आपसे ज्यादा आपके साथ हमदर्दी है और मैं चाहता हूं आप परमानेंट उसी कुर्सी पर रहे, अंतिम शव यात्रा भी उसी कुर्सी पर निकाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है? अगर जनता का कर्जा माफ नहीं कर सकते तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते माई बाप? कुर्सी ही तो है, अर्थी तो नहीं है कि उतर नहीं सकते। मैं भी चाहता हूं कि आप कुर्सी पर बने रहें, परमानेंट कुर्सी पर रहें, लेकिन आपको सिर्फ इतना सा करना होगा कि सदन में तय करें कि अगले 5 वर्ष, जैसे पिछले 5 वर्ष में लगभग 16 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन अंडरराइट किया है, अमीरों का राइट ऑफ किया गया है, तय कर ले अगले 5 वर्ष अमीरों का कर्जा माफ ना करके अमीरों को राहत ना देके आम जनता को राहत देंगे। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई भी आपका सांसद ये वादा करे कि मैं आपका कर्जा माफ करूंगा या मैं अभी करने को तैयार हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो उसका साथ देंगे कि नहीं देंगे? आवाज आई, देंगे कि नहीं देंगे? साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अच्छा अगर सांसद कहे मैं कर्जा माफ नहीं करूंगा तो साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सांसद महोदय मुझे लाइव सुन रहे होंगे, नहीं तो वीडियो मिल ही जाएगा। किसी पार्टी किसी नेता से लड़ाई नहीं, इस बार जनता तय करेगी कि जनता के मुद्दों पर बात होगी, वरना जनता तय करेगी कि सरकार वो आएगी जो जनता के मुद्दों पर बात करेगी। कोई पार्टी कोई नेता अपने को नहीं चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, मैं आपको एक और राज की बात बताता हूं। ये खुराफाती बैठा हुआ कहां गया? राजीव, ये भगत सिंह है जो भिड़ने की बात करता है। इसने कहा एक काम करते हैं, प्रधानमंत्री के घर ही मिल लेते हैं सब जाते हैं। वैसे एक बार और ये कांड कर चुका है, बता दूं क्या? एक बार इसको जोश आ गया, 100 लोगों को लेकर प्रधानमंत्री के घर में उसका पुतला फूंक दिया। इसी प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी की, जिनको लोग कहते हैं उनसे सब डरते हैं। घर में घुस के पुतला फूंक दिया तो कहते हैं एक काम करते हैं, सबको वहीं बुला लेते हैं। मैंने कहा यार पुलिस वाले परमिशन नहीं देंगे। कहता सर आज तक लीक अब है परमिशन। और ये यहाँ जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, सच बता रहा हूँ, पहली बार ही परमिशन ली है इसने। मैंने रिक्वेस्ट किया भाई परमिशन ले ले। हम वो लोग हैं परमिशन नहीं लेते। परमिशन क्या, जनता को क्या परमिशन चाहिए भाई? और ये बात उन नेताओं को भी समझ में आनी चाहिए कि नेताओं के लिए तुरंत परमिशन है, और जो नेता को नेता बनाता है उस जनता को परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी अपनी कर्जा माफी के लिए। मैंने इसको मना किया, मैंने कहा अभी ऐसा कुछ नहीं करना। मैं आपको भी कह रहा हूं अभी ऐसा कुछ नहीं करना।
जब समय आएगा तो बता दिया जाएगा आगे क्या करना है। अभी चूड़ी उतनी ही टाइट करो जितनी जरूरत है। और ये लोग करेंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, करने दो। किसी ने मुझसे कहा, मीडिया के साथी ने, आपको पता नहीं है नरेंद्र मोदी जी कहेंगे हमने राम मंदिर बनवा दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं कहता चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन करें उसी दिन अनाउंस कर दें देश की जनता का कर्जा माफ। कहते हैं आप तो हर चीज में कर्जा घुसेड़ लेते हो। मैंने कहा वो भी तो धर्म घुसेड़ लेते हैं। हाँ, धर्म बड़ा है लेकिन धर्म से बड़ा धंधा है। जब पेट में रोटी नहीं होती ना साहब, तो उसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नजर नहीं आता, उसको उस समय अपना धंधा नजर आता है। उन लोगों से पूछो जो भूख से मर जाते हैं, उस व्यक्ति से पूछो। लोग कहते थे आत्महत्या कर ली, कायर था। मैं सच्चाई बताऊं, कायर था कि नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन खुददार था, इज्जतदार आदमी था वो। क्योंकि जब उसकी समाज में इज्जत उछाली जा रही थी, जब उसकी बहन बेटियों को बुरा कहा जा रहा था, मरता क्या ना करता, अपने सामने देख नहीं सकता, या तो मार देता या मर जाता। मारने की ताकत नहीं थी, मर गया। और कितना अत्याचार हो रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश से साथी आए होंगे, उन्होंने बताया, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उन्होंने बताया कि साहूकार से पैसा ले लो और साहूकार कहता है अगर तुम किस्त नहीं दे सकते तो अपनी बहन बेटी को मेरे पास भेजो। ये सरकार में बैठे लोग, ये जो गूंगे बहरे लोग हैं ना, जो सब सुनते भी कुछ नहीं सुनते हैं, सब देखते भी कुछ दिखता नहीं है, उन्हें पता चलना चाहिए कि बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस कर्जे ने इतनी बुरी हालत ला दी है, और वो व्यक्ति जो मर रहा है उसके मरने का सबसे बड़ा कारण ये बदनामी है। इज्जतदार आदमी क्या कर सकता है? कितना कर्जा? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, इससे ऊपर का कर्जा नहीं है। लेकिन बस, और जैसा भी राजीव जी ने कहा, हमारी प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है। ये पुलिस वाले साथी, सीआरपीएफ के साथी खड़े हैं, पैरामिलिट्री के साथी खड़े हैं, इनके भी परिवारों में कर्जा होगा। हमारा इनसे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जो गांधी जी ने कहा था, व्यवस्था का विरोध करना, व्यवस्था बनाने वालों का विरोध मत करना, क्योंकि व्यवस्था बनाने वाले भी उसी व्यवस्था के शिकार हैं। इनके ऊपर बेचारों के ऊपर नौकरी की तलवार अटकी हुई है, नौकरी चली जाएगी। वैसे कोई कमाई का साधन नहीं है, नौकरियां है नहीं, जैसे तैसे नौकरी मिल गई, नौकरी ना चली जाए। लेकिन मैं बता रहा हूं, ये अंदर की बात है, ये सारे लोग हमारे साथ हैं, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। ये जितने पुलिस वाले, पैरामिलिट्री के लोग हैं, सब हमारे साथ हैं, क्योंकि इनको भी पता है देश की जनता कर्जे की दलदल में फंसी हुई है, और उनसे कर्जे की दलदल से कोई बाहर निकालने के लिए बात नहीं कर रहा। अगर कोई कर रहा है तो केवल मैं, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा कर रहा हूं, मेरी टीम कर रही है, ये साथी कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, जब मुझे पता चला कि यहाँ इस भीड़ में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने सुबह से मेरे साथी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, बताया भी नहीं है, पानी तक नहीं पिया, मैंने भी पानी नहीं पिया। और मैं यहाँ जब व्यवस्था हो रही थी तो टेंट वाले को बोल रहे थे, भैया सुन रहे होंगे, मैंने कहा भैया यहाँ छत लगा देना, गर्मी बहुत है, क्योंकि 2-3 दिन बहुत गर्मी पड़ी है। कहते नहीं, यहाँ अलाउड नहीं है। मैंने चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं करोगे तो तुमसे बड़े वाले टेंट वाले से रिक्वेस्ट करेंगे। कहता बड़ा वाला कौन है? मैंने वही तो सबसे बड़ा है, सबका मालिक, उससे रिक्वेस्ट करेंगे। और देखो कितना सुहाना दिन हो गया। मतलब कोई सोच सकता है कि आज मई की 24 तारीख है, इतनी सड़ी गर्मी पड़ती है, और देखिए मौसम कैसा हो रहा है। ये कुदरत का, ये नियति का संदेश है, एक मैसेज है। और मैं बार बार अपनी टीम के साथियों को भी कहता हूं, तुम्हें भी कहना चाहता हूं, अगर तुम चाहते हो वाकई कुछ बदलाव करना, वाकई चाहते हो कि कुछ ऐसा किया जाए जो औरों से अलग है, अपनी नियत सही रखना। नियत सही रखोगे, नियति तुम्हारा साथ जरूर देगी। जिनकी नियत खराब हो जाती है, नियति उनका साथ नहीं देगी। और जैसा सभी साथियों ने कहा कि मुझसे मिलना चाहते हैं, 5 बजे तक तो यहाँ परमिशन है, एक से मिलूंगा। बिल्कुल मत घबराना, कोई नोटिस आया तो मेरी लीगल टीम है, एडवोकेट बैठे ना भाई, लीगल टीम है ना, हाँ लीगल टीम बैठी हुई है, उनसे मिलवाएंगे। अलग अलग राज्यों के प्रभारी हैं, जिस राज्य से तुम आए उससे मिलवाएंगे। तुम्हारी समस्या का समाधान जो इमीडिएट हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे, सबसे मिलेंगे। घबराना नहीं है, परेशानी होना। 5 बजे तक का समय तो यहाँ है। अगर यहाँ नहीं मिल पाएंगे तो इसके बाद हम यहाँ से अपना ये भूख हड़ताल तोड़ने के लिए सीधा गुरुद्वारे जाएंगे, बंगला साहिब। वहां हमने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली है। वहीं जाकर के पंगत में खाना खाएंगे, गुरु का आशीर्वाद भी ले लेंगे।
गुरु की मेहर रहेगी। और ये यकीन मानना, मैं नहीं कर सकता ये काम, ये टीम नहीं कर सकती, हम में से किसी में ताकत नहीं करने की। जब तक वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, उसकी मेहर ना हो, उसकी रहमत होगी तो सब काम हो जाएंगे। ये उसी की रहमत थी जो ये काम हो गया, कार्यक्रम हो गया। आप सभी लोग बधाई के पात्र। मुझे पता चला अलग अलग राज्यों से आए, उड़ीसा से पूरी टीम आई है, कितने 25-30 साथी उड़ीसा से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से ऐसी साथी है, महाराष्ट्र से आए, गुजरात से आए, वेस्ट बंगाल से पूरी टीम आई हुई है। जबकि मैंने मना किया था, मैंने रिक्वेस्ट किया था भाई मत आना बाहर से, दिल्ली और एनसीआर के लोग आना, लेकिन आप आए। ये आपका व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर एहसान है। और मैं आपसे वादा करता हूं, जब भी उस परमपिता परमात्मा ने, उस नियति, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु ने, उस अल्लाह ने मुझे ताकत दी, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम सबका कर्जा माफ करा दूंगा, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। और मौत और जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ है, वो तो पता नहीं। जीते जी मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैंने अपना व्यापार, काम धंधा सब बंद कर दिया। मेरा एक ही ध्येय है, जनता की कर्जा माफी, और इसके लिए जहां जाना पड़ेगा जाएंगे। अभी हमने कई लोगों को समस्या का समाधान करने के लिए सांसदों, विधायकों के पास भेजना शुरू कर दिया है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, तो बिल्कुल मत घबराइए, तुरंत हमारा लेटर लेकर के सांसद और विधायक क्या चले जाइए। लेटर आपको चाहिए होगा, हमारे राज्य का प्रभारी आपको लेटर दे देगा, उसको लेटर को लिख करके, उसका प्रिंट आउट लेकर के, उसको लेकर के सांसद को दे देना। जो मदद चाहिए होगी सांसद करेगा। अगर मदद कर दे तो उसकी वीडियो बनाना, उसको हम प्रमोट करेंगे, चाहे किसी पार्टी का हो। अगर मदद ना करे तो भी वीडियो बना लेना, तो भी प्रमोट करेंगे। अब तो सांसद को तय करना पड़ेगा भैया। कई लोग कह रहे हैं साहब मुख्यमंत्री से भी अपील करो। देखो मैं थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूँ, थोड़ी नॉलेज भी है मुझे। ये वित्त का जो मुद्दा होता है ये राष्ट्रीय मुद्दा है, और इसका समाधान केंद्र से ही हो सकता है। राज्य से अगर अपील भी कर देंगे तो वो कह देगा हमारे बस की नहीं है, जाकर के प्रधानमंत्री से बात करो। इसलिए हमने सीधा वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से ही बात की। 7 बार वित्त मंत्रालय में डेलीगेशन जा चुका है, 4-5 बार पीएमओ जा चुका है। आज भी एक पत्र हम पीएमओ में भेज रहे हैं। जब तक जवाब नहीं आएगा पत्र भेजते रहेंगे। और हमने तय कर लिया है कि कब तक पत्र भेजा जाए उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से आज इस मंच से आपकी सहमति से एक सीमा रखना चाहता हूं। तो क्या एक सीमा दे दी जाए सरकार को? भाई नहीं दी जाए, आवाज नहीं आ रही। दी जाए कि नहीं दी जाए? नहीं, नरेंद्र मोदी जी के स्टाइल में दी जाए कि ना दी जाए? भाइयों बहनों, दी जाए कि ना दी जाए? अच्छा, लोग कह रहे हैं नहीं दी जाए, सरकार को कोई सीमा नहीं। ओ भाई ऐसे मत करो। मेरे हिसाब से 1 महीने का समय सरकार को दे दिया जाए, और ये हमारा लास्ट अल्टीमेटम होना चाहिए कि अगर 1 महीने में सरकार जनता की कर्जा माफी पे निर्णय ना ले तो फिर हम निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। क्योंकि अब ऐसे कब तक हम मालिक होने के बाद भी कटोरा लेकर के सरकार के दर दर भटकते रहेंगे? तो अगर सरकार नहीं सुनती, हाँ, तो संसद कुछ करेंगे। नहीं, अभी कुछ नहीं करेंगे। 1 महीने का समय दे देते हैं। आज 24 तारीख है, 24 मई 2023। 1 महीने से ज्यादा का समय देते हैं, 30 जून 2023। 30 जून तक का समय है सरकार के पास, सांसदों के पास, जवाब दे दे। अगर 30 जून तक जवाब नहीं आता तो फिर हम उन्हें तय करके बता देंगे कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। फिर हम सरकार से संवाद करना बंद करके जनता के साथ ही संवाद कर लेंगे और जनता को अपने साथ ले लेंगे। सही है? नहीं ऐसे नहीं, सर्वसम्मति से हाथ उठा के तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो सरकार में बैठे लोग सुन ले, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। आपसे एक बार और अंतिम अपील कर रहे हैं। आप कहेंगे हाथ जोड़ के, तो हाथ जोड़ के अपील कर लेते हैं, पैर पकड़ के अपील कर लेते हैं, जैसे कहोगे वैसे अपील कर लेते हैं। 30 तारीख तक आप हमें बता दें कि आप जनता का कर्जा माफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर 30 जून तक जवाब नहीं आता तो जो भी करना होगा फिर जनता को करने देंगे, फिर हम जनता को रोकेंगे नहीं। जनता संसद का घेराव करना चाहे संसद का घेराव कर ले, जनता सांसद का घेराव करना चाहे सांसद का कर ले, जनता सांसद की कुर्सी पकड़ना चाहे कुर्सी पकड़ ले, छीनना चाहे छीन ले, बैठना चाहे बैठ ले। तैयार है? तैयार है? क्योंकि देखो जैसा भी कहा था हरमन जी ने, नहीं
नीरज जी ने कहा था क्या, अगर आप यहाँ खांसोगे भी ना तो आपकी खांसी की आवाज भी संसद भवन में जाती है, क्योंकि यहाँ ऑफिसर बैठे होंगे, पुलिस वाले होंगे, एलआईओ होंगे, सिविल ड्रेस पे होंगे, वो जानकारी देंगे पल पल की। मैं तो वैसे सर्वेलेंस पे रहता हूँ, ये लोग भी सर्वेलेंस पे रहते हैं, और आज से तुम भी सर्वेलेंस पे आ जाओगे। सरकार देखेगी अच्छा यही खुराफाती है। डरना नहीं है किसे, हम गलत नहीं कर रहे, हमारी कोई मांग गलत नहीं है, और अपने लिए मत लड़ना बस। मैंने देश की आजादी से पहले के, आजादी के बाद के मैक्सिमम आंदोलनों के बारे में पढ़ा। मैंने देखा कि आंदोलन फेल क्यों होते हैं और आंदोलन सफल क्यों होते हैं। राज की बात बता रहा हूं, तुम लेके जाना, तुम्हारा आंदोलन सफल हो जाएगा। पता चला ज्यादातर आंदोलन इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हर कोई अपनी मांग के लिए लड़ रहा होता है। यहां पर रेगुलरली लोग बैठते हैं, कोई अपनी मांग कर रहा है, पेंशन दे दो, कोई कह रहा है कुछ दे दो, कोई कुछ दे दो, कोई कुछ दे दो, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जब तक तुम अपनी लड़ाई लड़ते रहोगे, अपनी मांग के लिए लड़ते रहोगे, मेरा विश्वास करना तुम लड़ाई जीत नहीं पाओगे। अगर तुम वाकई लड़ाई जीतना चाहते हो, अपनी लड़ाई लड़ना बंद कर दो, दूसरों की आवाज उठाना शुरू कर दो। और देखो यहाँ हजारों लोग हैं समय को, अगर हर व्यक्ति तय कर ले मुझे हर एक की मदद करनी है, तो एक व्यक्ति की मदद के लिए 1000 लोग मिलेंगे। और अगर हर व्यक्ति तय कर ले मुझे अपनी मदद करनी है, तो एक मिलेगा। तय कर लो तुम्हें 1 चाहिए कि 1000 चाहिए, है कितने चाहिए? तो बस तय कर लो अपने पड़ोसी की मदद करनी है। करोगे? ऐसे नहीं करोगे तो पड़ोस में जो भी बैठा है उसका हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो भाई। पड़ोस में जो भी बैठा है तो हाथ पकड़ ले, शर्माओ नहीं, बहन है तो भाई बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ उठा लो, हाथ उठा लो भाई, हाथ तुम भी उठा लो, तुम क्यों शर्मा लो? तुम्हारी दुश्मनी है क्या? हाथ उठा लो, हाथ उठा लो। अब शपथ लेंगे हम, तैयार है? मैं शपथ लेता हूं, मैं अपने इस पड़ोसी भाई, मैं अपने इस पड़ोसी भाई, मैं अपने सामने वाले भाई, मैं अपने पीछे वाले भाई, मैं अपने सभी भाई बहनों की हर संभव मदद करूंगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। कोई साहूकार, कोई बैंक वाला, कोई एनबीएफसी वाला अगर मेरे भाई बहन को परेशान करेगा, मेरे पड़ोसी को परेशान करेगा, मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। यदि मैं ना लड़ूं, सोच लो मैं जो बोलने वाला हूं, तैयार हो ना? झूठी कसम मत खाना। यदि मैं उसकी लड़ाई ना लड़ूं तो परमात्मा मुझे जो सजा देना चाहे दे दे। तैयार है? इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, जो आप समझना चाहो, मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूं, इतना ही कर सकता था। आप लोगों को जोड़ दिया। अब आप लोग एक दूसरे का साथ दो ना दो, ये मेरी गलती नहीं होगी। एक दूसरे के नंबर लो, यहाँ कोई मनाही नहीं है। कोई किसी को नंबर दे रहा था, कार्ड बांट रहा था, मैंने कहा बिल्कुल सबको बांटो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सब एक दूसरे की मदद करो। लेकिन कोई किसी के साथ फ्रॉड ना कर लेना। पता चला टोपी बना दी, बेचारा पहले ही कर्जे में था, उसे एक स्कीम और चेप दिया, जा 2 के 4 करेंगे, 2 के 4 करेंगे, उसके 2 के 1 रह गए। ऐसा नहीं करना। और अगर ऐसा करो तो ऑन कैमरा बोल रहा हूं, अपनी सोच विचार से करना। और जब कोई स्कीम बताता है, जहर देकर नहीं दिया जाता, जहर दवा देकर दिया जाता है। स्कीम बताता है तो यही बोलेगा बहुत बढ़िया बाबू, मैंने 1 के 4 किए, तेरे 1 के 8 हो जाएंगे, और फिर तेरा 1 गायब। कैसे झांसे में नहीं आना। कर्जे के कारण एक दूसरे की मदद करना, कोई किसी को परेशान करता है। कई लोगों ने मुझसे कहा, मैं नाम लूंगा, बड़े अधिकारी हैं, मेरे मित्र हैं, IAS हैं, कहते सर सारी बातें सही हैं, लेकिन एक बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रॉडी हैं, जो पैसा खा के पैसा देना नहीं चाहते। मैंने कहा मैं आपकी बात से सहमत हूं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। मैंने पूछा कितने प्रतिशत होंगे? कहते लगभग 20-30% होंगे। मैंने 50 मान ले, कहते ठीक है। मैंने बाकी 50 का कर दो, और चुप हो गया। कह रहे पता कैसे लगा? मैंने सरकार तुम हो कि मैं हूं? अबे भाई सरकार तुम हो ना, मैंने तुम्हें जानकारी दे दी, तुम उसे बुला लो, उससे पूछ लो भैया कैसा कर्जा, किस चीज का कर्जा, बता देगा। सरकार के पास तो सब कुछ है।
मुझसे चाहते हो कि मैं इंक्वायरी करके बताऊं फ्रॉड है कि जेन्युइन है। मेरे लिए तुम सब जेन्युइन हो, मेरे लिए 3.5 लाख के 3 लाख जेन्युइन है, क्योंकि उन्होंने अपनी जानकारी मुझे दी है। भाई साहब, कर्जा ऐसी चीज है, घर वाला अपनी बीवी को नहीं बताता, बीवी अपने हस्बैंड को नहीं बताती कर्जा कितना है। मैंने कई घरों की ऐसी स्थिति देखी है, क्योंकि पता है कि कर्जा पता चल गया तो मेरे को देखने का नजरिया बदल जाएगा, इसका पता चलेगा इसके पास तो कुछ है नहीं। जो व्यक्ति अपनी इतनी खास चीज जो अपनी पत्नी को ना बताए, उसने मुझे बता दी, तो मैं कैसे मान लूं वो फ्रॉड है यार? मेरे लिए वो जेन्युइन है। और तुम्हें ये पूछेंगे, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, वो भी सुन लेना, लेकिन कुछ जवाब बता देता हूं। तुम्हें लोग कह सकते हैं किसी ने समय पर तुम्हें पैसा दिया, तुम्हारी मदद करी, अब तुम चाहते हो उसका पैसा मर जाए। नहीं, उसका पैसा मरेगा नहीं। सरकार के कर्जा माफी का नियम समझो और उन्हें भी समझाना। नियम क्या होता है? मान लो तुमने मुझसे पैसा लिया, सरकार ने तुम्हारा लोन माफ कर दिया, मेरे पैसे का क्या होगा? मेरा पैसा सरकार मुझे देगी जितना जायज बनता होगा, यानी मेरा भी नहीं डूबेगा और तुम्हें भी नहीं देना है, सरकार मदद करेगी जैसे बैंकों की मदद करती है। तो साहूकारों को बताओ, अभी होशियारपुर में हुआ ना हमारे साथ, पंजाब में एक NBFC कंपनी ने कंप्लेंट कर दी, तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए और गए हैं पठानकोट में हुआ हमारे साथ। वहां SSP के ऑफिस में गए हमारी टीम, उन्होंने बताया, NBFC वालों को बुलाया गया, RBI का भी एक व्यक्ति कह रहा था मैं RBI का हूं, वो भी आ गया। उन्होंने कहा नहीं, काम तो आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप ये बोलना बंद करोगे कर्ज मुक्त भारत। कहते अच्छा क्या बोले? कह रहे फिर निःशुल्क बोलना बंद कर दो, पैसे ले लो। मैंने अच्छा, असली बीमारी तो यही है। उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहा हूं, या तो मैं कर्ज मुक्त बंद कर दूं या मैं निःशुल्क बंद कर दूं, मैं पैसे लेना शुरू कर दूं। मैंने कहा भैया ऐसा है, ना तो हम निःशुल्क हटाएंगे और ना कर्ज मुक्त हटाएंगे, तुम बताओ तुम्हें समस्या क्या है? जब हमारी टीम ने तर्क रखने शुरू करे तो उन्होंने कहा जी लोग आते हैं हमारे पास, लोन ले लेते हैं और अगले दिन कहते हैं मैंने तो फॉर्म भर दिया कर्जा मुक्ति का, अब मेरा लोन माफ हो जाएगा। भाई ऐसा भी नहीं करना। मैं आपके माध्यम से मीडिया के साथ सोशल मीडिया पे तो आप सब डालोगे, मैं ये बात बताना चाहता हूं, जो लोग नोटबंदी, GST, लॉकडाउन के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उनकी कर्जा माफी का यह अभियान है। अगर कोई कहता है कि लॉकडाउन, नोटबंदी, GST के अलावा सरकार की कोई नीति से मैं कर्जे की दलदल में फंस गया, उसका भी कर्जा माफ करवाएंगे। लेकिन ऐसा मत करना कि किसी से पैसा ले लो बैंक से और अगले दिन लोन माफी का आवेदन कर दो, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों का लोन माफ नहीं करेगी। मैंने बताया था 4 कैटेगरी के लोगों का लोन सबसे पहले माफ होगा, जब भी होगा। पहला, जो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, नोटबंदी, GST, लॉकडाउन के कारण या किसी भी कारण बंदे की डेथ हो गई, लोन था, गाड़ी का, घर का लोन था, उसका लोन माफ होना ही चाहिए, इसमें तो सरकार भी सहमत हो जाएगी। दूसरा, वो लोग जिनका व्यापार बंद हो गया और वो साबित कर देते हैं उनका व्यापार था नोटबंदी, GST, लॉकडाउन से पहले और अब व्यापार नहीं है, उनका लोन माफ हो जाएगा, होगा ही होगा। तीसरा, किसानों का लोन माफ होगा, पहले भी कुछ किसानों का लोन माफ हुआ है, किसानों का फिर माफ हो जाएगा। चौथा, वो लोग जिन्होंने एप्लीकेशन से लोन लिया, साहूकारों से लोन लिया, अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, कहीं कहीं पर पंजाब में मैं गया, मेरे को पता चला 10% का ब्याज है साहब, 10% का। सोचिए, अभी मैं चांदनी चौक मार्केट में गया, एक व्यापारी के भाई ने आत्महत्या कर ली, 50 लाख रुपए का कर्जा था, 10% ब्याज पर। सोचिए, और कितने 18 महीने से ब्याज दे रहा था वो आदमी। अब आप लगा लो 50 लाख रुपए का 10% ब्याज 18 महीने, यानी वो जितना पैसा था उससे दुगना तो दे चुका और अभी वो उतना ही कह रहा था कि 50 लाख और देना है। आप बचा कर ली उसके व्यक्ति। तो जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ये 4 कैटेगरी में आते हैं, जब सारे ही आ जाते हैं, इनका लोन माफ हो जाएगा। और जिनका 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का लोन है, वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, उनका लोन तो सरकार जब चाहे माफ कर सकती है। जैसे लोग पूछते हैं सरकार के पास लोन माफी के लिए पैसा कहां से आएगा, तो तुम्हें पता है, समझदार हो ना, कहां है पैसा? बैंकों में अनक्लेम अमाउंट पड़ा हुआ है। हाँ बहन जी सही कह रहे हैं बिल्कुल। कितना अनक्लेम्ड है? 2 लाख करोड़। और 2 लाख करोड़ कितना होता है? 2 करोड़ लोगों का अगर 1-1 लाख रुपए माफ करना हो तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, अगर 2 करोड़ लोगों का 1-1 लाख रुपए माफ करना तो भी हो जाएगा। 2 करोड़ का माफ करना है तो 1 लाख लोगों का माफ हो जाएगा। सरकार तय कर ले कितना माफ करना है। और अनक्लेम्ड अमाउंट क्या है? जो बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में लोगों का 10-10 साल से पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई क्लेम करने नहीं आ रहा। सरकार को कहीं से पैसा लाने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास ऑलरेडी पैसा है। इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना।
मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। अभी सबसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। किसी के पास कोई नोटिस आया हुआ है तो उसकी फोटोकॉपी हो या फोन में नोटिस हो तो वो दिखाना, ताकि उसका क्या जवाब देना है लीगल टीम उसमें भी हेल्प कर देगी। आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। क्योंकि भूख हड़ताल पर हूँ, पानी भी नहीं पीऊंगा तो ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा। वैसे शायद मैं जोर से ज्यादा ही बोल गया हूँ। पता चला कल फिर सरकार बुला ले किसी काम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। बस मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूंगा। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम ऐसे ही मिलता रहे। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत आभार। खासकर से दिल्ली टीम के संजय जी और उनकी पूरी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने इन सब ने अपना पैसा लगा करके कार्यक्रम किया। ये सोचिए, 1 रुपया भी किसी नहीं ले रहे, निःशुल्क है आपके लिए, हमारे लिए कोई निःशुल्क नहीं है। ये सब पैसे जा रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को मरते हुए नहीं दिखाना से। वो शेर है ना कि देश बिके और मैं चुप बैठूं, ऐसा तो मैं गद्दार नहीं, ऐसा तो मैं गद्दार नहीं, मैं ऐसा नहीं। एक 4 लाइनें जो मुझे पसंद है, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। फिर हरमन जी का कहना था कि हमें यात्रा निकालनी, क्या बोल रहे थे यार? वो बैठे बेचारे, क्या है जी? यात्रा निकालनी है? नहीं, यात्रा निकालने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। भाई निकालनी है क्या यहाँ यात्रा? चलो यात्रा निकालेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, यहाँ घूम लेंगे यहीं पर ही। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करनी, कोई शोर शराबा नहीं करना है। और कोशिश करनी है कि हम वापस आके फिर अपनी जगह बैठे, 1 to 1 मिलेंगे, बुलाया जाएगा आपको। मैं 5 बजे तक यहीं हूँ। प्रशासन से थोड़ी और अपील कर लेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे, और आधा पौना घंटा रुकने को कहेंगे तो रुक जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 लाइनें जो मुझे पसंद है वो बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है? बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है? जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है? हुक्मरान मतलब सत्ताधीश, सत्ता में बैठे लोग। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है? और जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है? और अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब इसी सोच में पड़े हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े होंगे, बुलंद आवाज में गाएंगे हम लोग राष्ट्रगान। आप सभी प्रशासन के, शासन के साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान का सम्मान हम सब करें। बुलंद आवाज में राष्ट्रगान गाएंगे भाई सब लोग।